अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए कॉल रातों रात अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच जाता है, लेकिन गर्लफ्रेंड की दी हुई लोकेशन पर पहुंचते ही उसे एनाकोंडा एजेंसी के लोग पकड़ लेते हैं। उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे बेहोश करके अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आए। कॉल जो एकदम सीधा साधा था, उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर उन लोगों को उससे क्या चाहिए। जब कॉल की आंख खुलती है तो सामने रोस्को नाम का माफिया खड़ा था, जो लोगों को टॉर्चर करने के लिए मशहूर था। रोस्को कॉल से कहता है, आखिरकार हमने टैक्समैन को पकड़ ही लिया, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे पासवर्ड बता दो। लेकिन कॉल के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। उसने कहा, नहीं, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। कॉल कहता है, चाहे आप मेरा बैग चेक कर लो, मेरा नाम कॉल है, मेरे पासवर्ड पे भी अमेरिका की नेशनलिटी लिखी हुई है। लेकिन रोस्को को टैक्समैन की किसी भी बात का यकीन नहीं था, इसलिए रोस्को एक शीशे के पिंजरे में से जहरीली मधुमक्खी को बाहर निकालता है और आहिस्ता आहिस्ता करके कॉल के मुंह के पास लाने लगा। बेचारा कॉल गलती से बेमौत मरने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक धमाका होता है और दरवाजा तोड़कर कॉल की सुंदर गर्लफ्रेंड सेडी वहां पहुंच गई। अंदर आते ही सेडी ने रोस्को के सभी चेलों को जान से मार डाला, लेकिन आखिर में रोस्को बचता है। वो सेडी से कुछ कह पाता इससे पहले ही सेडी ने उसका भेजा उड़ा दिया, फिर उसकी फोटो खींचकर रोस्को को एक गड्ढे में गिरा देती है। इसके तुरंत बाद सेडी ने कॉल की रस्सियां खोली और उसे अपने साथ चलने का बोला। कॉल अपनी गर्लफ्रेंड का ये रूप देखकर चौंक जाता है। सेडी ने कॉल से कहा, ये वक्त हैरान होने का नहीं बल्कि इन गुंडों से बचने का है। अलार्म बजे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने कॉल को एक पिस्तौल दिया और अपने पीछे पीछे रहने का बोला। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोस्को के आदमी घेर लेते हैं। मगर सेडी भी कुछ कम नहीं थी, वो अपने सामने आने वाले हर सोल्जर को मौत की नींद सुला देती है। एक पल तो ऐसा आया जब हर तरफ से सोल्जर उन दोनों पर टूट पड़े, लेकिन सेडी ने कॉल को झुकने का कहा और खुद चारों तरफ घूमकर सभी गुंडों को जहन्नम की टिकट थमा दी। फिर वक्त जाया किए बिना सेडी कॉल को लेकर गुफा से बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही कॉल ने देखा कि अब वो लंदन में तो बिल्कुल भी नहीं है। सेडी कहती है, नजारा बाद में देख लेना, अभी फिलहाल यहाँ से भागो, क्योंकि उनके पीछे एनाकोंडा गैंग वाले हाथ धोकर पड़ चुके हैं। ये वही गैंग है जिसके लिए रोस्को काम किया करता था। कॉल और सेडी दोनों पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं और नीचे आते ही सेडी ने एक बस को हाईजैक कर लिया। सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारकर वो बैग गेयर के अंदर ही बस को चलाने लगती है। सामने से एनाकोंडा गैंग हथियारों से लैस गाड़ियों पर उनको मारने आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सेडी ने एक ही झटके में अपने पीछे आने वाली गाड़ी को टक्कर मार दी। लेकिन इतने में ही पीछे से एक सोल्जर बस पर चढ़ गया। वो सेडी पर हमला कर पाता इससे पहले कॉल ने उस पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। सेडी को कॉल की चिंता होने लगी। इतने में ही दूसरी तरफ से एक और सोल्जर सेडी को धक्का देकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है, लेकिन सेडी ने तुरंत ही पलटवार करके स्टीयरिंग को अपने काबू में ले लिया और सीट बेल्ट की मदद से उस सोल्जर का गला घोंटने लगती है। यहाँ दूसरा सोल्जर कोल को जान से मारने ही वाला था, तभी कोल के हाथ एक कैक्टस आ गया जिसे वो सोल्जर के मुंह में दे मारता है और तुरंत ही कोल ने उसे टांग मारी, जिससे वो सोल्जर बस से नीचे गिर जाता है। यहाँ दूसरा सोल्जर अभी भी सैडी पर वार करने ही वाला था कि कोल एक मर्तबा फिर से उठता है और उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है। बस अब बची थी तो सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी, जिसे सैडी ने चकमा देकर पहाड़ों में क्रैश करवा दिया और अब वहाँ पर मौजूद एनाकोंडा गैंग के सभी मेंबर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कुछ देर और सफर करने के बाद बस की खस्ता हालत होने की वजह से वो बस चलने लायक नहीं रहती, इसीलिए सैडी कोल को लेकर बस से बाहर आ गई। यहाँ हम देखते हैं रोस्को की सीक्रेट लोकेशन पर एनाकोंडा गैंग के मालिक को, जिसका नाम है दिमित्री। वो अपने राइट हैंड लियोन को बोलता है, मुझे किसी भी हालत में टैक्समैन चाहिए। पूरी दुनिया के बाउंटी हंटर्स और शिकारियों के बीच ऐलान कर दो, जो भी टैक्समैन को जिंदा पकड़ के लाएगा उसे $1 बिलियन दिए जाएंगे। लेकिन याद रहे, टैक्समैन को सिर्फ और सिर्फ जिंदा ही पकड़ना है। फिर उसकी नजर पड़ती है रोस्को के एक प्राइवेट चेले पर, जो गोली लगने की वजह से बहुत ज्यादा घायल था, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। इसलिए दिमित्री दुनिया की सबसे जहरीली कीड़ियों को उस पर छोड़ देता है। जहरीली चींटियों के डंक की वजह से रोस्को का चेला तड़प तड़प कर मारा गया और फिर वो सीन कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं कॉल और सैडी को, जिन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, क्योंकि कॉल को लगता था कि सैडी आज से 2 महीने पहले न्यूयॉर्क में रहा करती थी, जिसके कारण सब्जी मंडी में उन दोनों की मुलाकात होती है। पहली मुलाकात में ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कॉल बताता है कि मुझे सब्जियों, पौधों और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं चाहता तो फार्मिंग के अंदर साइंटिस्ट बन सकता था, लेकिन मैंने साइंटिस्ट बनने की बजाय अपने बूढ़े माँ बाप की मदद करने का फैसला किया, जो अभी भी फार्मिंग ही करते हैं। वो दोनों एक साथ घूमते हैं और बहुत ही जल्द करीब आ गए। एक माँ एक दूसरे के साथ रहने के बाद सैडी कॉल को कहती है, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है। सैडी ने झूठ बोला था कि वो एक आर्ट मेकर है, लेकिन जब 1 महीना हो जाने के बाद भी सैडी
कॉल को फोन नहीं करती तो कॉल अपने एक दोस्त को कहकर सेडी की लोकेशन निकलवाता है और सीधा निकल गया अमेरिका से इंग्लैंड की ओर। और आगे जो हुआ वो आप सभी को पता ही है। यहाँ चलते चलते सेडी कॉल को लेकर पाकिस्तान में मौजूद एक छोटे से टाउन में आ जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मिकाइल से हुई। सेडी ने मिकाइल को कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे लिए तुम्हें कॉल को घर छोड़ना है। अब कॉल भी सेडी की असलियत जान चुका था और उसे सेडी पर गुस्सा होता है, इसलिए वो भी घर जाना चाहता था। लेकिन जब मिकाइल कॉल से बातचीत करता है तो उसे पता चला कि सेडी और कॉल एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए मिकाइल उन दोनों को मजाक करने लगा। लेकिन तभी सेडी कहती है, तुम इसे घर छोड़ने वाले हो या नहीं? और जाने से पहले सेडी एक मर्तबा फिर वापस आई और उसने कॉल को कहा, आज के बाद फिर कभी मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर सेडी वहाँ से चली गई। मिकाइल कॉल को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलने लगा तो मिकाइल कहता है, यह सारा एरिया मेरे अंडर है और समझ लो मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ। ये मेरा इलाका है, मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार। और पलक झपकते ही मिकाइल मिट्टी में मिल गया। उसे मारने वाले का नाम था मार्कस, जिसने सेडी को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। सबसे स्मार्ट हंटर हूँ मैं। लेकिन स्मार्ट हंटर अब ज्यादा देर तक स्मार्ट नहीं रहता। उसे टाइका नाम का एक दूसरा बाउंटी हंटर गोलियों से बूम देता है। कोल और सेडी की मुश्किल अभी कम नहीं हुई थी, बल्कि वो तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। चलते चलते टाइका ने बोला, मुझे नहीं जानना कि तुम दोनों में से टैक्समैन कौन है, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। टाइका उन दोनों को एक गाड़ी में बैठने का बोलता है। जैसे ही कोल और सेडी गाड़ी में बैठे तो टाइका भी उनके साथ आकर बैठ गया। कोल ने कहा, तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम अपना नाम ही बता दो। लोग मुझे लेपर्ड बुलाते हैं। लेकिन अब लैपिड का भी शिकार हो चुका था। उसे मारने वाला जोर्दी नाम का बाउंटी हंटर था। वो उन दोनों को गाड़ी से निकालकर पैदल ही अपनी कार तक ले जाने लगता है। कोल ने कहा, तुमसे पहले दो बाउंटी हंटर ऊपर वाले को प्यारे हो गए, अब तुम अपने इर्द गिर्द सावधानी बरतना। लेकिन जोर्दी ने बोला, मुझे कोई डरा नहीं सकता। लेकिन एक तेज तरीन कार जोर्दी को कुचल देती है। उसमें से कोई और नहीं बल्कि पहले वाला बाउंटी हंटर मार्कस था, जो अभी तक नहीं मरा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला तो वो भी मर जाता है। सेडी ने तुरंत ही उसकी गन ली और कहा, बताओ दिमित्री कहाँ मिलेगा। और अगले ही पल वो सीन कट हो गया। फिर हम देखते हैं कोल और सेडी को, जो दोनों दिमित्री की तरफ जा रहे थे। कोल ने कहा, पहले तो मुझे ये बताओ कि सब लोग मुझे टैक्समैन क्यों समझ रहे हैं और उन्हें पासवर्ड किस चीज का चाहिए। आखिरकार सेडी सब कुछ सच सच बता देती है। सेडी ने कहा, मैं एक CIA एजेंट हूँ। CIA में एक टैक्समैन था, यानी एक गद्दार। उसने CIA का सबसे घातक हथियार एनाकोंडा गैंग को बेच दिया। लेकिन जब पासवर्ड बताने की बारी आई तो वो एनाकोंडा गैंग से पासवर्ड के अलग से पैसे मांगता है। लेकिन एनाकोंडा गैंग वालों ने उसे जान से मार दिया। उन्हें लगा शायद वो पासवर्ड को खुद ही क्रैक कर लेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पासवर्ड किसी ऐसी चीज में छुपा है जिस पर किसी का ध्यान न जाए। कोल ने कहा, तुम ये सब कुछ एनाकोंडा गैंग वालों को क्यों नहीं बताती? कम से कम वो मेरा पीछा तो छोड़ेंगे। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। लेकिन तभी सेडी ने कोल के मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ दिया और अगले ही पल उसे लेकर आ गई दिमित्री के पास। लियोन उसे बाहर निकालता है, लेकिन इतने में वहाँ पर दिमित्री भी आ गया, जो कोल को देखकर कहता है, तो तुम हो टैक्समैन। दिमित्री कहता है, लियोन तुम दोनों को एक छोटी सी फ्लाइट में लेके जाएगा। फ्लाइट के दौरान चुपचाप लियोन को पासवर्ड बता देना, जिससे मैं दुनिया का सबसे घातक हथियार खोल लूंगा और घर बैठा बैठा ही पूरे अमेरिका को राख में बदल दूंगा। यह सुनकर कोल और सेडी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी सेडी कोल के पास आकर उसके पेट में एक मुक्का मारती है। सेडी ने कहा, तुम मुझे इसके साथ क्यों फंसा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इसे जिंदा पकड़ के लाई। अब तुम मुझे पैसे दे दो और मैं चुपचाप चली जाऊंगी। लेकिन दिमित्री कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप लियोन के साथ चलो। दिमित्री ने कहा, लियोन याद रहे, पासवर्ड गलत मत हो, वरना ये हथियार एक्टिवेट हो जाएगा। लैंड होते ही खत्म कर देना। लियोन ने कहा, सच सच बताओ, तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? सेडी कहती है, मैं एक बाउंटी हंटर हूँ और मैं इसे नहीं जानती। तभी लियोन ने कॉल के मोबाइल पर खींची हुई एक सेल्फी उन दोनों को दिखाई। इसमें कॉल और सेडी बेड पर लेटे हुए थे, इसलिए लियोन को गुस्सा आ जाता है। लियोन ने कहा, जल्दी से पासवर्ड बता दो, वरना तुम दोनों को प्लेन से नीचे फेंक दूंगा। यहाँ सेडी एक चाल चलती है। सेडी ने अपनी जेब में से लिपस्टिक निकाल कर लियोन को दे दी। सेडी ने कहा, इसमें से पासवर्ड को बाहर निकाल लो। लियोन लिपस्टिक की डिब्बी में से 2 लोहे की चिप्स को बाहर निकालता है, जो असलियत में इलेक्ट्रिक शॉक वाली रिंग्स थी, जो सेडी के बटन दबाते ही लियोन को जोरदार झटका देती है, जिससे लियोन बेहोश हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेडी लियोन के आदमियों पर टूट पड़ी। कोल भी उठकर सेडी की मदद करने लगता है, लेकिन वो दोनों गुंडे बहुत मजबूत थे। उनमें से एक ने तो सेडी के पेट में चाकू घुसा दिया। ये देखकर कोल गुस्से में आ गया, जिसके चलते वो एक एजेंट को मार मार कर अधमरा कर देता है और सेडी ने भी अपने वाले गुंडे को पीट पीट कर नीचे गिरा दिया। कोल सेडी के पास आया और उसका घाव देखकर बहुत ज्यादा डर
डर जाता है। सैडी ने कोल से कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, ये हथियार लो और सीधा CIA के पास पहुंच जाना। कोल ने यहाँ वहाँ देखा, मगर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कोल पैराशूट वाला बैग पहनता है और सैडी को उठाकर जेट का दरवाजा खोल देता है और दोनों एक आइलैंड पर क्रैश हो गए। ठीक 6 घंटों बाद सैडी को होश आती है। सैडी ने देखा कि कोल अभी भी उसके पास ही मौजूद है। कोल ने पैराशूट की मदद से एक छत बना दी थी। साथ ही साथ उसने सैडी के घाव पर जड़ी बूटियों की मदद से इन्फेक्शन को फैलने से रोक दिया। सैडी ये देख बहुत खुश हुई कि कोल वहाँ से भागते वक्त अपने साथ हथियार ले आया था। इसी तरह रात हो जाती है और वो दोनों आग के करीब बैठकर उनके साथ जो कुछ हुआ उसे डिस्कस करने लगते हैं। वो दोनों एक मर्तबा फिर से करीब आ गए और सभी लड़ाइयाँ भूल कर एक हो जाते हैं। जब सुबह हुई तो हमने देखा कोल को जो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, लेकिन जंगलों में से होता हुआ लियोन अपनी तेज तर्रार गाड़ियों में बैठकर कोल और सैडी के पास पहुंच जाता है। वो उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, लेकिन सैडी एक टूटे हुए दरख्त के पीछे छुप गई। उनकी किस्मत अच्छी थी कि पीछे से CIA वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन लियोन ने तुरंत कैंप में मौजूद हथियार को उठाकर वहां से भागना शुरू कर दिया और ना चाहते हुए भी कोल और सैडी हथियार के बिना ही CIA हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई। हेडक्वार्टर्स में एजेंट कर भी उन दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है। कुछ भी झूठ या फरेब न मिलने की वजह से सैडी को CIA ब्रांच की हेड के पास ले जाया गया। CIA की हेड बोलती है, सैडी जब तुम्हारे पास पासवर्ड नहीं था तो तुम दिमित्री के पास क्या करने गई? सैडी ने कहा, मैं उससे वो हथियार वापस छीनने गई थी लेकिन नाकाम हो गए। यहाँ हम देखते हैं एजेंट कर्बी को जो कोल से पूछताछ कर रहा था। उसने कोल को पिछले टैक्स मैनी यानी CIA के गद्दार की फोटोज दिखाई, जिसमें कोल ने तुरंत ही एक चीज नोटिस कर ली। कोल ने कहा, ये जो पौधा है ये पौधा हमारे अमेरिका में नहीं होता, ये पौधा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में होता है। इसलिए एक मर्तबा इस पौधे का DNA बाहर निकालो, हो सकता है पौधे का DNA ही पासवर्ड हो। कोल के कहने पर CIA वाले जब उस पौधे का DNA बाहर निकालते हैं तो DNA का पासवर्ड हथियार के पासवर्ड से मैच कर जाता है। क्योंकि हथियार CIA के अंदर बनाया गया था तो इस DNA से हथियार की दूसरी कॉपी को खोल दिया गया। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद सैडी CIA वालों को बोलती है, हमें दिमित्री को पासवर्ड का एक हिस्सा दे देना चाहिए, बाकी के 3 हिस्से हम अपने पास रखेंगे। जब दिमित्री को कंफर्म हो जाएगा कि पासवर्ड हमारे पास है तो हम बोलेंगे कि टैक्समैन एक जगह पर तुम्हें पासवर्ड देने आएगा। जब दिमित्री वहां पर पहुंचेगा तो हम दिमित्री को पकड़ लेंगे और उससे हथियार निकलवा लेंगे। इससे करने के लिए एजेंट करबी और CIA की हेड तो मान गई, लेकिन CIA की हेड ने बोला, सारा मिशन जैसा तुमने बोला है वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम 3 माह बाद ही CIA को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस मिशन में हमारे साथ नहीं होगी। सैडी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कॉल को बोलती है, प्लीज अगर कोई भी खतरा हो तो चुपचाप उन्हें पासवर्ड बता देना और अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेना। कॉल कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा और सैडी उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं लियोन को, जिसके पास CIA का भेजा हुआ पासवर्ड का एक हिस्सा मौजूद था। दिमित्री के कहने पर वो सूटकेस में पासवर्ड का एक हिस्सा डालता है तो वो बिल्कुल करेक्ट निकलता है। लियोन ने कहा, हो सकता है ये कोई चाल हो, मगर दिमित्री लियोन से कहता है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। इतने में वहाँ पर गीसू नाम का बहुत अमीर आदमी आ गया, जो दिमित्री को कहता है, तुमने अभी तक हथियार के सूटकेस को नहीं खोला, तुम्हारे पास 2 दिन है, जल्दी से इसे खोल लो। 2 दिन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ दिमित्री ने एक चाल चली। दिमित्री कहता है, 2 दिन बाद जिसके पास पासवर्ड है मैं उससे मिलने वाला हूँ, बेहतर यही होगा कि आप भी हमारे साथ चलिए, जिस पर गीसू मान गया। फिर हम देखते हैं कोल को, जो अपनी गाड़ी में से उतरकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर आज वो दिमित्री और गीसू से मिलने वाला है, लेकिन एक दूसरी गाड़ी में मौजूद CIA वाले उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थे। अंदर आते ही कोल ने एजेंट कर्बी को बोला, आखिर तुम लोग कितने आदमी हो? एजेंट कहता है, हम सिर्फ 3 लोग हैं। ये सुनकर कोल हैरान हो गया। कोल ने कहा, तुम 3 लोग मेरी मदद कैसे कर पाओगे? एजेंट कर्बी कहता है, CIA के काम करने का यही तरीका है, हम ज्यादा रायता नहीं फैलाते और अपना काम करके निकल लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कोल को कुछ सही नहीं लग रहा था। कर्बी कहता है, तुम अपने मिशन पर फोकस करो। जब वो एक जगह पर टेबल में जाकर बैठता है तब हमने देखा एजेंट कर्बी की वैन को। जैसे ही उसका दरवाजा खुला तो सामने लियोन और उसके आदमी थे और उन्होंने एजेंट कर्बी को गोलियों से भून दिया। इसके फौरन बाद होटल में दिमित्री की एंट्री होती है, जो तुरंत ही गीसू को लेकर कोल यानी टैक्समैन के पास पहुंच गया। कोल के पास आते ही दिमित्री कोल को कहता है, माफ करना तुम्हारे साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर कोल ने बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। कोल ने देखा कि उसके चारों तरफ से लियोन और उसके आदमी कोल को घेरे हुए हैं, लेकिन कोल यहाँ पर दिमित्री और गीसू को बातों में उलझाने लगते हैं ताकि वो किसी तरह इनका वक्त जाया कर सके। लेकिन दिमित्री यह बात अच्छी तरह जानता था। दिमित्री कोल के पास आता है और उसे कहता है, प्लीज ये नॉनसेंस बंद करो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। दिमित्री को कोल के पास देखकर गीसू भड़क पड़ा। गीसू ने कहा, खुसर फुसर बंद करो और जल्दी से जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। अपनी गन निकालकर कोल की छाती पर रख देता है, लेकिन इतने में ही पीछे से वहां
वहाँ पर सैडी आ गई, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सैडी कोल के पास आई और दिमित्री को कहती है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पासवर्ड नहीं दूंगी, लेकिन अगर गीसू जितनी रकम दिमित्री को दी थी उससे आधी रकम देगा तो मैं पासवर्ड गीसू को दे दूंगी। सैडी की ये बात सुनकर दिमित्री गीसू को ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन गीसू ने तुरंत ही सारे पैसे सैडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और सैडी ने भी बदले में हथियार का पासवर्ड दे दिया। जैसे ही हथियार वाला सूटकेस खुला तो सैडी कहती है, अब हमें चलना होगा, लेकिन दिमित्री सैडी पर गन पॉइंट करके कहता है, तुम शायद भूल रही हो चारों तरफ यहाँ पर मेरे आदमी हैं। सैडी ने कहा, तुम भूल रहे हो, मैंने अभी अभी तुम्हें मारने के लिए $5 मिलियन की सुपारी दिए, तो यहाँ पर जो कोई बाउंटी हंटर होगा वो तुम्हें मारने के लिए पहुंच जाएगा। इतने में ही एक बाउंटी हंटर दिमित्री पर गन पॉइंट कर लेता है। यह देखकर दिमित्री के आदमी और गीसू के आदमी उन सभी बाउंटी हंटर को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। मौके का फायदा उठाकर सैडी ने हथियार को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन एक गुंडा सैडी पर गोली चला देता है और तभी चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। सैडी ने हथियार को पकड़ा, कोल को अपने पीछे छुपने का कहा और एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले हर गुंडे को टपकाने लगी, लेकिन तभी लियोन कोल पर टूट पड़ा। लड़ते लड़ते वो दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। दोनों फौरन से उठ खड़े हुए और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ते लड़ते वो दोनों जनरेटर रूम में आ गए, जहां से ऊपर लगी हुई रूफ के घूमने की स्पीड को कंट्रोल किया जाता था। उन दोनों की लड़ाई की वजह से जनरेटर में खराबी आ जाती है और ऊपर लगी हुई छत बड़ी तेजी से घूमने लगी, लेकिन तभी लियोन कोल पर अपनी चेन से अटैक करने लगा और मारते मारते कोल को गरारी के अंदर देने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोल ने बड़ी चालाकी से उसी की चेन को गरारी के अंदर दिया, जिससे लियोन गरारी में आकर मारा गया। यहाँ ऊपर स्पीड काफी तेज हो जाने की वजह से रूफ बड़ी तेजी से घूमने लगती है। जब कोल ऊपर आया तो वहाँ पर दिमित्री सैडी पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए कोल दिमित्री पर हमला करता है और सैडी की जान बचा लेता है, लेकिन वो हथियार अभी भी दिमित्री के पास था। तभी सैडी ने देखा कि एक पत्थर की फाउंडेशन सीधा दिमित्री की ओर आ रही है। सैडी उस फाउंडेशन पर गोलियां चलाती है, जिससे वो फाउंडेशन दिमित्री पर टूट पड़ी और कोल की मदद से सैड ने दिमित्री के हाथ से हथियार को पकड़ लिया। फाउंडेशन के टूटने की वजह से दिमित्री ऊपर से नीचे जा गिरता है, लेकिन हथियार सैडी के पास बिल्कुल सेफ था, जिससे देखकर वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और इसी के साथ उन दोनों ने दुनिया पर आने वाले खतरे को बचा लिया। और फिल्म के आखिर में हमने देखा कोल की फैमिली को, जो सैडी और कोल की शादी पर बहुत ज्यादा खुश थे। इस तरह ये शानदार फिल्म अपने अंजाम को पहुंची। शुक्रिया दोस्तों।